गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा कल अपन ने अप्रगामी तरंग की समीकरण पढ़ ली थी, स्टेशनरी वेव की समीकरण पढ़ ली थी, स्टैंडिंग वेव की समीकरण पढ़ ली थी बेटा। और बेटा अपन ने बोला था कि जो स्टैंडिंग वेव होती है, जो स्टेशनरी वेव होती है, उसमें बेटा एक तो केक्स वाली टर्म आती है, एक ओमेगा टी वाली टर्म आती है। एक तो केक्स वाली टर्म आती है, एक ओमेगा टी वाली टर्म आती है। बेटा कल का रिवाइज करवा रहा हूं, 2 मिनट कल का रिवाइज करवा रहा हूं तुम लोगों को। सुनिएगा बेटा जी, 2 मिनट कल का रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो बेटा कल अपन ने अप्रगामी तरंग की समीकरण पढ़ी थी, मैथमेटिकली पढ़ी थी। इंसिडेंट वेव की समीकरण लिखते थे, रिफ्लेक्टेड वेव की समीकरण लिखते थे, और फिर बेटा दोनों को मैथमेटिकली ऐड किया जाता है तो अप्रगामी तरंग की समीकरण आ जाती है। तो बेटा अपन ने अप्रगामी तरंग की समीकरण में एक विशेष क्वालिटी देखी कि अप्रगामी तरंग की समीकरण जो होती है, वो अप्रगामी तरंग की समीकरण क्या होती है बेटा, एक तो ओमेगा टी वाली टर्म रहेगी, एक केक्स वाली टर्म रहेगी। और दोनों टर्म किसमें होती है बेटा, मल्टीप्लाई में होती है, गुणनफल के रूप में होती है, गुणनफल के रूप में। हाँ बेटा जी, गुड मॉर्निंग। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये याद आ रही है तुम्हें, कल अपन ने पढ़ा था ऐसा। एक तो केक्स वाली टर्म होती थी, एक ओमेगा टी वाली टर्म होती थी, दोनों गुणनफल में दिखे, मतलब अप्रगामी तरंग है, मतलब अप्रगामी तरंग है। और फिर बेटा अपन ने डिसाइड किया था कि जब भी आयाम वाली टर्म है, अगर एक्स वाली टर्म है, केक्स वाली टर्म में अगर साइन आ जाता है, केक्स वाली टर्म में बेटा अगर साइन आ जाता है, तो केक्स वाली टर्म में साइन आते बेटा अपन बोलते हैं कि ये दृढ़ सिरे से परावर्तन हुआ है। किससे हुआ है बेटा, दृढ़ सिरे से। और बेटा अपन बोलते हैं कोस केक्स आ जाता है, आयाम वाली टर्म में 2a कोस केक्स आ जाए, केक्स वाली टर्म कोस की हो बेटा, तो अपन बोलते हैं कि मुक्त सिरे से परावर्तन हुआ है, मुक्त सिरे से परावर्तन हुआ है। फिर एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा, साइन केक्स के साथ साइन ओमेगा टी दिखे, कोस केक्स के साथ कोस ओमेगा टी दिखे, इसका मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव बेटा कोस नेचर की है। कोस वाले में कोस कोस साइन साइन का कॉम्बिनेशन बनता है। और बेटा अगर मैंने बोला साइन के एक्स के साथ कोस ओमेगा टी आ जाए, ऐसे कोस के एक्स के साथ साइन ओमेगा टी आ जाए, तो बेटा जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो दोनों साइन नेचर की होगी। बेटा यहां तक की सारी कहानी अपन पढ़ चुके हैं। अब बेटा आज लगभग लास्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये ऑर्गन पाइप वगैरह, इनकी मूल आवृत्तियां अपन पढ़ रहे हैं कि इनकी मूल आवृत्तियां क्या क्या होती है बेटा। ऑर्गन पाइप में तुमने देखा होगा बंद ऑर्गन पाइप, बेटा पेन के कैप की बात कर रहा हूं, पेन के ढक्कन की बात कर रहा हूं। पेन के ढक्कन पे बेटा जब फूंक मारी जाती है तो कभी कभी अपन को साउंड सुनाई देता है, सीटी सुनाई देती है बेटा। पेन के ढक्कन पे जब फूंक मारी जाती है तो बेटा अपन को सीटी सुनाई देती है, साउंड सुनाई देता है। तो बेटा कब कब सुनाई देगा, कब कब सुनाई देगा, ऐसा तो नहीं कि हर बार फूंक मारोगे सुनाई देगा, ऐसा तो नहीं है। तुम ऐसे रैंडमली फूंक मार के देखो सुनाई नहीं देगा, मतलब कोई स्पेशल कंडीशन रहती है, फूंक मारने की कोई स्पेशल कंडीशन है तब अपन को साउंड सुनाई देता है बेटा। फूंक मारने की कोई स्पेशल कंडीशन है तब अपन को साउंड सुनाई देता है। तो बेटा मैंने बोला कि जो अगर कोई पेन की कैप है, कोई पेन की कैप है, कोई होलो पाइप है, कोई ऑर्गन पाइप है, तो बेटा उसकी मूल आवृत्तियां होती है। अगर बेटा उन मूल आवृत्तियों में से किसी भी एक आवृत्ति से मैं फूंक मारूं, किसी भी एक आवृत्ति से मैं फूंक मारूं बेटा, किसी भी एक आवृत्ति से मैं फूंक मारूं, जैसे मूल आवृत्तियां है 40, 120, 200, तो बेटा अगर मैं 40 से फूंक मारूंगा तब भी साउंड सुनाई देगा, 120 से फूंक मारूंगा तब भी साउंड सुनाई देगा, 200 से फूंक मारूंगा तब भी साउंड सुनाई देगा। लेकिन मूल आवृत्ति जितनी उसकी मूल आवृत्ति है बेटा, अगर उतनी आवृत्ति की फूंक मैंने मारी है, उतनी आवृत्ति के वाइब्रेशन मैंने जनरेट किए, तो बेटा क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी मैच हो जानी चाहिए, इसी को रेजोनेंस कहा जाता है बेटा, इसी को रेजोनेंस कहा जाता है, इसी को अनुनाद कहा जाता है। तो बेटा बात कर रहे हैं कि ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियां क्या होती है, ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियां क्या होती है। तो ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियों की बात कर रहा हूं बेटा। बंद ऑर्गन पाइप का सिंपल सा एग्जांपल है सीटी। बंद ऑर्गन पाइप मतलब एक तरफ से खुला, दूसरी तरफ से पैक, इसको बंद बोला जाता है। बंद का मतलब दोनों तरफ से बंद नहीं होता भाई, दोनों तरफ से बंद हो गया तो फूंकी किधर से मारोगे फिर। बंद का मतलब क्या है, एक साइड बंद, एक साइड खुली। और खुले का मतलब क्या है बेटा, दोनों साइड खुली हुई। एग्जांपल है सिटी, विसल, सिटी।
इसका एग्जाम्पल है दोनों तरफ से खुले हुए का, खुले ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुले हुए का एग्जाम्पल है बांसुरी। डन बेटा जी। अब सुनिएगा बात को, आगे चलते हैं अपन, है ना। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है इसकी, है ना। देखिएगा सबसे पहले क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर रहा हूं बेटा, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियां क्या क्या होती है? क्लोज ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियां क्या होती है बेटा? सुनना बात को। तो बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियां किनको बोला जाएगा बेटा? देखो मैंने बताया था तुम्हें कि बंद सिरे पे क्या बनता है? नोड। खुले सिरे पे क्या बनता है बेटा? एंटी नोड। बंद सिरे पे क्या बनता है? नोड। बंद सिरे पे क्या बनेगा? नोड। खुले सिरे पे क्या बनेगा? एंटी नोड। बंद सिरे पे क्या बनेगा? नोड। खुले सिरे पे क्या बनेगा? एंटी नोड। और बेटा ऐसे जितने भी केस होंगे कि यहां बंद सिरे पे नोड बन जाए, इस खुले सिरे पर एंटी नोड बन जाए, बंद सिरे पे नोड बन जाए, खुले पर एंटी नोड बन जाए, बंद पर नोड बन जाए, खुले पर एंटी नोड बन जाए, बेटा ऐसी सारी आवृत्तियां क्या होगी? ऐसी सारी आवृत्तियां क्या होगी? इसकी मूल आवृत्ति होगी। इसकी मूल आवृत्ति होगी बेटा। इसकी मूल आवृत्ति कौन कौन सी होगी बेटा? जब भी यहां पर क्या बन जाएगा? नोड, और यहां पे क्या बन जाएगा? एंटी नोड। इसकी इच्छा क्या है? इस ऑर्गन पाइप की इच्छा क्या है? ऑर्गन पाइप की इच्छा हमेशा यह होती है कि उसके बंद सिरे पे क्या बने? नोड बने, और उसके मुक्त सिरे पे क्या बने बेटा? एंटी नोड बने। जब भी ऐसा होगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति बोल दिया जाएगा। है, समझे वो बात को? जब भी यहां नोड बनेगा और यहां क्या बनेगा? एंटी नोड। तो लीजिए भाई साहब बनाता हूं नोड और एंटी नोड। तो बेटा सबसे पहले मैं सबसे छोटी मूल आवृत्ति, सबसे छोटी आवृत्ति पता करना चाह रहा हूं इसकी। सबसे छोटी आवृत्ति को मूल आवृत्ति बोला जाता है। सबसे छोटी आवृत्ति को क्या बोला जाता है? मूल आवृत्ति। तो सुनिएगा बेटा जी बात को। बेटा जी ये वाली इसकी क्या रहेगी? मूल आवृत्ति। देखो इससे छोटी आवृत्ति नहीं हो सकती, इससे छोटी आवृत्ति नहीं हो सकती, इससे ज्यादा साइकिल नहीं हो सकते थे। सबसे छोटी आवृत्ति, इससे कम साइकिल नहीं हो सकते। ये सबसे कम साइकिल बन रहे हैं इसमें, सबसे कम साइकिल बन रहे हैं, सबसे कम लूप बन रहे हैं इसमें, कि यहां पे एंटी नोड और यहां पे नोड। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट मूल आवृत्ति देखना। नेक्स्ट मूल आवृत्ति क्या होगी बेटा? यहां पे एंटी नोड बनना चाहिए, यहां पर नोड बनना चाहिए। तो बेटा एक लूप कंप्लीट बढ़ा दूं, तो देखो ऐसा ही होगा क्या? देखिए बेटा जी ऐसा ही होगा क्या? अभी भी देखो ऊपर वाले पर नोड आ रहा, ऊपर वाले पे एंटी नोड, और नीचे वाले पे क्या आ रहा है? नोड आ रहा है। अभी भी खुले पे क्या आ रहा है? एंटी नोड। बंद पे क्या आ रहा है बेटा? नोड। ये क्या इसकी नेक्स्ट मूल आवृत्ति होगी क्या? तो बेटा इसकी मूल आवृत्ति क्या है? मूल आवृत्ति का मतलब क्या है? कि खुले सिरे पे क्या बने? एंटी नोड। बंद सिरे पे क्या बने? नोड। बेटा फर्स्ट स्लाइड चल रही है अभी। अच्छा इसमें बताइए बेटा जी, इसमें देखिए बेटा जी क्या इसकी मूल आवृत्ति है क्या? ये सबसे छोटी मूल आवृत्ति है, उससे बड़ी मूल आवृत्ति है, उस प्राकृतिक आवृत्तियां, ये इसकी प्राकृतिक आवृत्ति, सबसे छोटी प्राकृतिक आवृत्ति, ये उससे बड़ी प्राकृतिक आवृत्ति, ये उससे बड़ी प्राकृतिक आवृत्ति। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑर्गन पाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर बेटा मैं कोई स्वरित्र लाऊं और इसी आवृत्ति का स्वरित्र हो, जिस आवृत्ति ये है, जो ये इसकी आवृत्ति है, जिसकी मूल आवृत्ति है, उसी आवृत्ति का स्वरित्र लाऊं तो बेटा क्या सुनाई देगा? साउंड सुनाई देगा। या फिर इस आवृत्ति का स्वरित्र ले आऊं तो क्या सुनाई देगा? साउंड सुनाई देगा। या फिर इस आवृत्ति का स्वरित्र ले आऊं तो क्या सुनाई देगा? साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और आवृत्ति आ रही है तो फिर साउंड सुनाई नहीं देगा।
तो बेटा मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इसकी लंबाई कितनी बोल देता हूं, एल। इसकी लंबाई कितनी बोल देता हूं बेटा, एल। सुनिएगा बेटा जी बात को। देखो बेटा जी ये क्या है, यहां पर क्या बनेगा, नोड। यहां पर क्या बनेगा बेटा, एंटी नोड। बेटा ये एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या लेमडा बटे 4 होती है क्या, लेमडा बटे 4, लेमडा बाई 4। सबसे नजदीक वाले नोड और एंटी नोड हो तो उनकी दूरी क्या होती है, लेमडा बटे 4 होती है। तो भाई लेमडा बटे 4 बराबर क्या आएगा बेटा, एल आ जाएगा। यहां से लेमडा 1 लिख देता हूं। लेमडा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4L आ जाएगा। लेमडा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4L। और बेटा तुम्हें एन पता करना है, N1 पता करना है, तो N1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे भाई, V बाई लेमडा 1 लिख दोगे क्या। इसका मतलब N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, V बाई 4L आ जाएगा क्या, V बाई 4L। बोलो बेटा जी, N1 इज इक्वल टू V बाई 4L। बोलिए बेटा जी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सेकंड वाले की बात कर रहा हूं बेटा, यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4। देखो बेटा जी नोड से नोड तक तो लेमडा बाई 2। मूल आवर्ती नहीं, प्राकृतिक आवर्ती, प्राकृतिक आवर्ती, प्राकृतिक आवर्ती। इन प्राकृतिक आवर्तियों में जो सबसे छोटी आवर्ती है उसको मूल आवर्ती बोल दिया जाता है। प्राकृतिक आवर्ती, मूल आवर्ती नहीं, प्राकृतिक आवर्ती बोल रहा हूं। प्राकृतिक आवर्तियों में सबसे छोटी वाली को क्या बोला जाता है, मूल बोला जाता है। प्राकृतिक आवर्तियां क्या क्या होगी बेटा, प्राकृतिक आवर्तियां बहुत सारी पॉसिबल है किसी ऑर्गन पाइप के लिए। और प्राकृतिक आवर्तियां क्या होगी बेटा, कि खुले सिरे पे क्या बने, एंटी नोड, बंद सिरे पे क्या बने, नोड, बीच में कुछ भी हो, वो सारी की सारी क्या है, इसकी प्राकृतिक आवर्तियां है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। उन सब आवर्ती का अगर स्वरित्र लाऊं मैं, तो उन सब आवर्ती के साथ साथ ये साउंड जनरेट करता है बेटा, साउंड जनरेट करता है। इस वाले में बोलिए बेटा, यहां से यहां तक ये क्या है, नोड। ये क्या है बेटा, नोड। ये क्या है बेटा, एंटी नोड। जब भी बेटा सबसे पहले सबसे छोटी कंडीशन, सबसे छोटी कंडीशन, सबसे कम लूप वाली कंडीशन ये रहेगी। फिर बेटा अगर नेक्स्ट कंडीशन चाहिए तो कंप्लीट एक लूप बढ़ाओ, कंप्लीट एक लूप बढ़ाओ, तब जाके यहां पे नोड मेंटेन रहेगा और वहां पे एंटी नोड मेंटेन रहेगा। फिर और अगली चाहिए तो कंप्लीट एक लूप और बढ़ा दो बेटा, तब जाके नीचे नोड और ऊपर एंटी नोड मेंटेन रहेगा। अब बोलिए बेटा, नोड से नोड तक लेमडा बाई 2, फिर यहां से यहां तक लेमडा बाई 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 लेमडा बाई 4 हो जाएगा क्या, 3 लेमडा 2 बाई 4 इज इक्वल टू एल। बेटा जी कोई दिक्कत तो नहीं है ये दूरी में, बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखोगे, यहां से यहां तक की दूरी, ये नोड और नोड के बीच की दूरी क्या लिखोगे, लेमडा 2 बाई 2। ये वाली क्या लिखोगे, लेमडा 2 बाई 4। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लंबाई कितनी है बेटा, एल है। टोटल लंबाई कितनी है, एल। यहां से लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4L अपॉन कितना आ जाएगा, 3। बेटा इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, नाउ इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी N2 इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा 2। V अपॉन लेमडा 2 करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 3V बाई 4L। कितना आ जाएगा बेटा, 3V बाई 4L। N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3V बाई 4L। बेटा इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए बताओ, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 लेमडा हो गया, और लेमडा बाई 4 5 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। 5 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा 3 बाई 4 इज इक्वल टू क्या बेटा, L। लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या बेटा, 4L अपॉन 5। इसके बाद में क्या बेटा, N3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन लेमडा 3। V अपॉन लेमडा 3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5V बाई 4L। बेटा ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ये जो प्राकृतिक आवृत्तियां आ रही है, इसमें बेटा क्या तुम्हें एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है क्या, एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है क्या, V बाई 4L के और टाइम्स आ रही है क्या, V बाई 4L का विषम गुणज आ रही है क्या। देखो V बाई 4L का गुणा 1, V बाई 4L का गुणा 3, V बाई 4L का गुणा 5, ऐसे हो रहा है क्या बेटा, क्लोज ऑर्गन पाइप। V बाई 4L, 3V बाई 4L, 5V बाई 4L, नेक्स्ट 7V बाई 4L, 9V बाई 4L, 11V बाई 4L। बोलो बेटा हाँ या ना बोलो।
अब सुनना बेटा मेरी बात को, है ना, मैं क्या कह रहा हूं, कैसे याद रखना है, इस चीज को याद कैसे रखना है ना, इस चीज को याद कैसे रखना है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अंदाज से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनना मेरी बात को बेटा, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि n1 इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा बेटा, n1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, v/4l, v/4l, v/4l। तो बेटा अगर v/4l लिखो तो ये कौन क्या है बेटा, मूल आवर्ती है। क्या है बेटा, ये मूल आवर्ती है। बेटा n2 इज इक्वल टू बोलो, n2 इज इक्वल टू क्या है, 3v/4l, 3v/4l। इसका मतलब बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखना क्या है ये, फर्स्ट ओवरटोन। क्या है बेटा, फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वर। क्या बोला जाएगा बेटा, प्रथम अधिस्वर। या फिर बेटा ऐसे बोल दूं क्या इसको, या फिर ऐसे बोल दूं क्या कि थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड सन्नादी आवर्ती, ऐसा लिख दूं क्या, बोलो। बोलिए बेटा जी, सही है क्या बात। कल मैंने सन्नादी आवर्ती बताई थी, हार्मोनिक बताए थे बेटा। हार्मोनिक को नंबर से कोई मतलब नहीं है, हार्मोनिक को किससे मतलब है, केवल कि जो मूल आवर्ती थी उस मूल आवर्ती का कितना गुना है। अगर मैं बोल रहा हूं फिफ्थ हार्मोनिक, 5वीं सन्नादी आवर्ती, तो मूल आवर्ती का 5 गुना। मैं बोल रहा हूं 10वीं सन्नादी आवर्ती, तो मूल आवर्ती का 10 गुना। मैं बोल रहा हूं 20वीं सन्नादी आवर्ती, तो मूल आवर्ती का 20 गुना। ऑर्डर वगैरह से उसको कोई मतलब नहीं होता है, हार्मोनिक को ऑर्डर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा बेटा n3 बोलो, n3, n3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5p/4l। क्या 5p/4l को ऐसा लिख दूं क्या बेटा, सेकंड ओवरटोन। क्या लिख दूं बेटा, सेकंड ओवरटोन। या फिर द्वितीय अधिस्वर लिख दूं क्या, द्वितीय अधिस्वर। या फिर बेटा क्या लिखा जाएगा, या फिर क्या लिखा जाएगा, फिफ्थ सन्नादी आवर्ती लिख दूं क्या बेटा, फिफ्थ सन्नादी आवर्ती। v/4l का 5 गुना है क्या, मूल आवर्ती का 5 गुना है क्या, प्रथम वाली आवर्ती का 5 गुना है क्या, थर्ड नंबर वाली आवर्ती देखो। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन में तुम्हें ओवरटोन दिया जाता है, अधिस्वर दिया जाता है कि द्वितीय अधिस्वर है, तृतीय अधिस्वर है। तो बेटा अधिस्वर से अपन को सब चीजें पता करनी आनी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिस्वर के टर्म में पूछा जाता है। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन किसमें पूछेगा बेटा, अधिस्वर में पूछेगा। और बेटा सिंपल सी बात है ना, अधिस्वर में पूछेगा, उसी में तुम कंफ्यूज होगे, है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 5 सन्नादी आवर्ती है, तब तो तुम क्यों कंफ्यूज होगे भाई। तुम मूल आवर्ती याद रखोगे, v/4l, मूल आवर्ती याद रखनी कितनी रहेगी, v/4l। मैं तुमसे बोलूं 5 सन्नादी आवर्ती बताओ, तो 5 सन्नादी आवर्ती तुम आराम से बता दोगे भाई, v/4l का कितना, 5 गुना। मैं बोलूं 20वीं सन्नादी आवर्ती, तो v/4l का कितना गुना बेटा, 20 गुना। मैं तुमसे बोलूं बेटा 11वीं सन्नादी आवर्ती, तो v/4l का कितना गुना बेटा, 11 गुना। इसलिए सन्नादी तो पूछा जाता ही नहीं है। सन्नादी का मतलब तो सिंपल सा है, सन्नादी का मतलब तो सिंपल सा है कि मूल आवर्ती का वो जितना सन्नादी बोलेगा उतना गुना आवर्ती। तो बेटा कंफ्यूजन कहां पे होता है, ओवरटोन में होता है। कंफ्यूजन कहां पे होता है, ओवरटोन में होता है, अधिस्वर में कंफ्यूजन होता है। तो बेटा सारे फॉर्मूले अधिस्वर की टर्म में याद रखने। अब अधिस्वर की टर्म में पूछेगा ना, सुनना बेटा मेरी बात को, है ना। देखो प्रथम अधिस्वर का मतलब क्या है, थर्ड सन्नादी। द्वितीय अधिस्वर का मतलब क्या है बेटा, फिफ्थ सन्नादी। लिखा हुआ है क्या, ये क्लियर है। फर्स्ट अधिस्वर का मतलब थर्ड सन्नादी, द्वितीय अधिस्वर का मतलब फिफ्थ सन्नादी, थर्ड अधिस्वर का मतलब सेवंथ सन्नादी। ऐसा ही होगा क्या बेटा। तो बेटा यदि m बराबर क्या हो बेटा, ओवरटोन हो, m बराबर क्या हो बेटा, अधिस्वर हो, m बराबर क्या हो बेटा, अधिस्वर हो, m बराबर क्या हो बेटा, अधिस्वर हो। तो सुनना बेटा मेरी बात को, इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखने जा रहा हूं, जो मेनली तुम्हें याद रखनी है। m बराबर क्या है, अगर ओवरटोन है तो बेटा हार्मोनिक बोलो, सन्नादी बोलो। सन्नादी कौन से नंबर का होगा, सन्नादी कौन से नंबर का होगा, 2m+1। कौन से नंबर का सन्नादी होगा बेटा, 2m+1। एक चीज तो याद रखना है कि ओवरटोन दिया जाए तो सन्नादी कैसे आएगा। दूसरी चीज याद रखनी बेटा, सन्नादी आ गई तो इसका मतलब आवर्ती भी आ जाएगी।
आवर्ती कैसे आएगी बेटा? जितना सन्नादी मूल आवर्ती का उतना ही गुना 2m+1 मल्टीप्लाइड बाई v/4l। देखो बेटा जी ये आएगा क्या आवर्ती? देखो अपन बोल रहे हैं कि इतने नंबर का हार्मोनिक है, मतलब मूल आवर्ती का इतना गुना होगा। मूल आवर्ती क्या v/4l होती क्लोज ऑर्गन पाइप में। और बेटा एक जो वो क्वेश्चन बनाता है वो नोड और एंटी नोड से रिलेटेड, देखिएगा बेटा जी। फर्स्ट ओवरटोन पे आ जाइए। फर्स्ट ओवरटोन में गिन के बताइए नोड कितने, एंटी नोड कितने हैं। फर्स्ट वाले ओवरटोन में गिन के बताइए नोड कितने, एंटी नोड कितने हैं। देखो ये नोड है बेटा, ये एंटी नोड है। इस जगह पे तो नोड रहेगा, इस जगह पे एंटी नोड रहेगा, फिर नोड आ गया, फिर एंटी नोड आ गया। देखो बेटा फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन, या फिर जीरो ओवरटोन देख लो, जीरो ओवरटोन। जहां से भी तुम पता करना चाहो वहां से आसानी से, भूल भी जाओ तो यहां से पता कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट ओवरटोन में बताओ कितने हैं बेटा? दो तो क्या आ रहे हैं? नोड। और बेटा दो क्या आ रहे हैं? एंटी नोड। दो तो क्या आ रहे हैं बेटा? नोड। और दो क्या आ रहे हैं बेटा? एंटी नोड। देखिए बेटा जी सही हो रहा है क्या? सही बोल रहा हूं क्या मैं? देखो बेटा दो तो क्या आ रहे हैं? नोड। दो क्या आ रहे हैं बेटा? एंटी नोड। और ओवरटोन कौन सा है बेटा? पहला ओवरटोन है। अगर बेटा पहला ओवरटोन है तो दो नोड, दो एंटी नोड। इसका मतलब ऐसा लिख दूं क्या बेटा? नंबर थर्ड नोड इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? m+1। और बेटा फोर्थ नंबर एंटी नोड इज इक्वल टू भी क्या रहेगा बेटा? m+1। एंटी नोड इज इक्वल टू भी क्या रहेगा बेटा? m+1। हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा ही होगा भाई। पहले नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा, ऐसे हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होगा। बेटा ये चारों बातें याद रह जाएगी क्या? तुम्हें बताओ मुझे, चारों बातें याद रह जाएगी क्या? और अगर चारों बातों में से नीचे वाली दो बातें भूल भी जाओ ना बेटा, दो बातें भूल भी जाओ तो बेटा फोटो बना लो। फर्स्ट वाले का फोटो बना लो या सेकंड वाले का फोटो बना लो, किसी का भी फोटो बना लो। फर्स्ट वाले का फोटो बनाओगे तो फर्स्ट वाले का मतलब क्या है? मूल आवर्ती, जीरो ओवरटोन। जीरो ओवरटोन में क्या मिलेगा? एक नोड, एक एंटी नोड। जब ओवरटोन जीरो है तो नोड भी कितना है? एक। एंटी नोड भी कितना है? एक। मतलब ओवरटोन से एक एक ज्यादा है। जीरो ओवरटोन, मूल आवर्ती मतलब जीरो ओवरटोन। मूल आवर्ती से नेक्स्ट वाली प्रथम अधिस्वर। डन बेटा जी, गायब तो नहीं हो? बताओ मुझे एक बार। अब बेटा जी खुले ऑर्गन पाइप पे आ रहा हूं, खुले ऑर्गन पाइप पे है ना। कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है इनकी, कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है इनकी, है ना। कैलकुलेशन में कोई लोचा नहीं होता है, बस आराम से एक के बाद एक बढ़ाते जाना होता है ना। बस समझने की, बस थोड़ा ध्यान बनाए रखना है बस, जिसमें एक बार में सब चीज क्लियर हो जाती है। ये जो स्टैंडिंग वेव के जो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है बहुत मजेदार भी है बेटा और बहुत आनंदित भी है, मतलब आसान भी है, ऐसा कोई भारी पार्ट नहीं है, मतलब है ना। बस थोड़ा सा ट्रिकी है केवल। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट खुले की बात करता हूं, खुले ऑर्गन पाइप की। खुले ऑर्गन पाइप में बेटा बोलिएगा, खुले ऑर्गन पाइप में क्या खुला ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुला ही रहेगा क्या बेटा? खुला ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुला रहेगा। देखो ये लीजिए बेटा, ये पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ है। लंबाई LL बोल देता हूं बेटा। बेटा एग्जाम की दृष्टि से ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे बेटा बहुत सारी जगह पे, इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। तुम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, क्योंकि नीट में आसान क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और आसान और ट्रिकी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बेटा। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो यहीं से बनेंगे बेटा जी, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तब बात करता हूं बेटा, है ना। अब बेटा खुला ऑर्गन पाइप है, खुला ऑर्गन पाइप है तो खुला ऑर्गन पाइप बेटा, खुला ऑर्गन पाइप में क्या रहेगा?
हाँ बेटा, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और सबसे बढ़िया बात कि आसान भी है, आसान भी है। अच्छा, खुले में क्या बेटा दोनों सिरे खुले होते हैं क्या? दोनों सिरे खुले ही होते हैं क्या? देखो, दोनों सिरे खुले ही होते हैं क्या? ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है? दोनों सिरे क्या है? खुले हैं। और दोनों सिरे खुले हैं तो बेटा क्या बनेगा? दोनों तरफ क्या बनना चाहिए? एंटी नोड बनना चाहिए। तो बेटा यहां पे भी एंटी नोड, यहां पे भी एंटी नोड, और बेटा सबसे छोटी आवृत्ति रखना चाहता हूं, सबसे छोटी आवृत्ति रखना चाहता हूं, तो लूप भी सबसे कम करूंगा। तो बेटा यहां एक एंटी नोड, यहां एक एंटी नोड बनाना मजबूरी हो गई, और बेटा दोनों के बीच में एक नोड बनाना भी मजबूरी होती है। तो बेटा यहां पे भी एंटी नोड बनेगा। ऐसा बन जाएगा क्या बेटा जी? बोलिए। यहां पे क्या बन रहा है बेटा? एंटी नोड। यहां पर क्या बन रहा है बेटा? नोड। यहां पर क्या बन रहा है बेटा? एंटी नोड। और बेटा ये लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। अच्छा बेटा तुम मुझे बताओ, एंटी नोड और एंटी नोड के मध्य की दूरी कितनी रहेगी? λ/2 रहेगी क्या? ये λ/2 हो जाएगी क्या बेटा? नोड नोड के बीच की दूरी λ/2, एक लूप पूरा। एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, एक लूप पूरा। भाया बोलो। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं, मत बोलो। λ1/2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? एल। λ1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? 2l। सबसे पहला काम क्या? लंबाई के हिसाब से, नोड एंटी नोड के हिसाब से लंबाई को किसकी टर्म में लिख दिया? लैम्डा की टर्म में। वहां से लैम्डा आ गया बेटा लंबाई की टर्म में, और लैम्डा लंबाई की टर्म में आ गया बेटा। तो इसके बाद में फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या बेटा? v/n1 इज इक्वल टू क्या? v/λ1। n1 इज इक्वल टू क्या बेटा? v/2l। कितना आएगा बेटा? v/2l। इस वाले में बोलिए बेटा, अब क्या मुझे अगर यहां पे एंटी नोड और यहां पर एंटी नोड मेंटेन रखना है, तो बीच में एक लूप और बढ़ा देता हूं, बीच में साइलेंटली एक लूप और बढ़ा देता हूं। यहां के एंटी नोड को भी डिस्टर्ब नहीं करूं, यहां वाले को भी डिस्टर्ब नहीं करूं। लीजिए बेटा जी, देखो एक लूप बढ़ गया है कंप्लीट। देखो ये एक लूप बढ़ गया है। यहां पे बोलो बेटा जी फिर से, यहां पे क्या? एंटी नोड। यहां पर क्या? नोड। यहां पर क्या? एंटी नोड। यहां पर क्या? नोड। यहां पर क्या? एंटी नोड। एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, 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 लैम्डा हो जाएगा क्या भाई? लैम्डा हो जाएगा। यहां से यहां λ/2, यहां से यहां λ/2, 2 टाइम्स ऑफ λ/2। बेटा मैं तो पाइप की पूरी लंबाई लिख रहा हूं, पाइप की पूरी लंबाई लिख रहा हूं बेटा, पाइप की पूरी लंबाई। पाइप की पूरी लंबाई तो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी है ना बेटा, तो पाइप की पूरी लंबाई तो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी है। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 ही तो होती है, तो वही तो पाइप की लंबाई है बेटा। इसको ऐसे लिख दू क्या बेटा? यहां से एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, 2 टाइम्स ऑफ λ2/2 कर दू क्या बेटा? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल। यहां से λ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2l/2। यहां से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब बेटा n लिखूं अगर n, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? v/λ2। v/λ2 लिखूंगा तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 2v/2l आ जाएगा क्या? देखो बेटा 2v/2l आ जाएगा क्या? ऐसे बेटा इस वाले में लिखोगे, इस वाले में चार बार कहां है बेटा? λ/2। बेटा तुम गलत जा रहे हो, 4 बार λ/2 नहीं है बेटा, 4 बार तो λ/4 है। एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी तो केवल λ/4 ही होती है भाई, λ/4 ही होती है, λ/4 ही होती है। ये वाली तो केवल λ/4 है, यहां से यहां तक की λ/4, फिर ये λ/4, फिर ये λ/4, फिर ये λ/4। बेटा स्टार्टिंग में लिखाया था, जब स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे थे तभी लिखाया था, नोड नोड के बीच की दूरी λ/2,
और नोड और एंटी नोड हो तो लेमडा बाई 4, पास पास वाले नोड और एंटी नोड हो तो लेमडा बाई 4, और सेम सेम हो पास पास वाले नोड नोड एंटी नोड लेमडा बाई 2। अब इसमें एक लूप और बढ़ा दू बेटा, बेटा यहां पर क्या एंटी नोड, यहां पर क्या बेटा नोड, यहां पर क्या बेटा एंटी नोड, यहां पर क्या बेटा नोड, यहां पर क्या बेटा एंटी नोड, यहां पर क्या बेटा नोड, यही होगा क्या? देखो अब देखो यहां से यहां देखो, यहां से यहां लेमडा बाई 2, यहां से यहां लेमडा बाई 2, फिर यहां से यहां लेमडा बाई 4, नहीं एंटी नोड थोड़ा सा गलत हो, यहां पर नोड और यहां पर क्या बेटा एंटी नोड। देखो बेटा यहां से यहां लेमडा बाई 2, यहां से यहां लेमडा बाई 2, यहां से यहां लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा क्या बेटा? 3 लेमडा बाई 2। तो बेटा 3 टाइम्स ऑफ लेमडा 3 बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? एल। लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? 2 एल बाई 3। यहां से एन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? वी बाई लेमडा। कितना आ जाएगा बेटा? एन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 3v बाई 2l, 3v बाई 2l। बेटा क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिला? क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिला? 3v बाई 2l। देखो बेटा 3v बाई 2l, 3v बाई 2l, v बाई 2l, 2v बाई 2l, 3v बाई 2l, यानी कि v बाई 2 के लगातार गुणनफल आ रहे हैं क्या? v बाई 2l के लगातार वाले गुणनफल आ रहे हैं क्या बेटा? v बाई 2l के लगातार वाले गुणनफल। बेटा सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है? सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है? सब कुछ भूल जाऊं मैं, लेकिन ये सीरीज मुझे याद रहनी चाहिए। सब कुछ भूल जाऊं तो ये सीरीज याद रहनी चाहिए। कौन सी सीरीज? कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है तो v बाई 4l, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l, ऑटोमेटिक गिन लोगे तुम, ऑटोमेटिक गिन लोगे। देखो मैं गिन के बता रहा हूं, है ना? v बाई 4l, v बाई 4l मूल आवर्ती, 3v बाई 4l प्रथम अधिस्वर, 5v बाई 4l द्वितीय अधिस्वर, 7v बाई 4l थर्ड अधिस्वर। लिख दो लाइन से, v बाई 4l, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l, 7v बाई 4l, 9v बाई 4l। फिर लिखते जाओ नंबर, पहली वाली को मूल आवर्ती, दूसरे नंबर वाले को फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड नंबर वाले को सेकंड ओवरटोन। तो बेटा सीरीज को नहीं भूल जाना है बस। और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या? ओपन ऑर्गन पाइप में क्या? ओपन ऑर्गन पाइप में क्या? लगातार गुणनफल v बाई 2l, 2 टाइम्स ऑफ v बाई 2l, 3 टाइम्स ऑफ v बाई 2l, 4 टाइम्स ऑफ v बाई 2l। अब इसके लिए भी बेटा वही 4 कहानी, 4 बात। तो बेटा इसके लिए भी 4 बात कर लेता हूं मैं ना। 4 मतलब 4 पॉइंट, जो 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इससे वो। तो बेटा मैं n1 लिख रहा हूं, n1 इज इक्वल टू क्या था? v बाई 2l। v बाई 2l का मतलब क्या है बेटा? मूल आवर्ती। और मूल आवर्ती का मतलब अपन क्या समझेंगे बेटा? जीरो ओवरटोन है। क्या है बेटा? जीरो ओवरटोन। n2 इज इक्वल टू बेटा 2 टाइम्स ऑफ v बाई 2l। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? प्रथम अधिस्वर, प्रथम अधिस्वर। प्रथम अधिस्वर का मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन ये जो फर्स्ट ओवरटोन है बेटा, इसको क्या भी लिखा जा सकता है? द्वितीय सन्नादि। क्या लिखा जाएगा बेटा? द्वितीय सन्नादि। n3 इज इक्वल टू क्या है बेटा? n3 3 टाइम्स ऑफ v बाई 2l। क्या लिखा जाएगा बेटा? द्वितीय अधिस्वर। क्या लिखा जाएगा बेटा? सेकंड ओवरटोन। क्या लिखा जाएगा बेटा? तृतीय सन्नादि। देखिए बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। अब बेटा क्वेश्चन किसमें? वही ओवरटोन की टर्म में पूछा जाता है। क्वेश्चन वही ओवरटोन की टर्म में पूछा जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि अगर बेटा m ओवरटोन है, mth ओवरटोन है बेटा, mth ओवरटोन है, mth ओवरटोन का मतलब बेटा m अधिस्वर है। अगर m अधिस्वर है तो m अधिस्वर है तो बेटा सन्नादि बोलो
प्रथम अधिस्वर पे द्वितीय सन्नादि, द्वितीय अधिस्वर पे तृतीय सन्नादि। इसका मतलब m ओवर टोन है, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये लिख दूं क्या बेटा कि m+1 सन्नादि रहेगी। और बेटा दूसरी चीज, जितना सन्नादि होता है मतलब मूल आवर्ती का उतना ही गुणनफल है क्या? मूल आवर्ती क्या है यहां पर? v/2l। तो बेटा ऐसा लिख दूंगा क्या, m+1 v/2l, ये आवर्ती हो जाएगी बेटा, आवर्ती। आवर्ती पता करनी हो तो बेटा, आवर्ती पता करनी हो तो क्या, जितना सन्नादि हो मूल आवर्ती का उतना ही गुणनफल होगा। तो बेटा m+1 क्या आ जाएगा, v/2l। और बेटा ओवरटोन, और बेटा नोड और एंटी नोड, नोड और बेटा क्या, एंटी नोड। नोड बराबर कितने बेटा, m+1, एंटी नोड बराबर कितना बेटा, m+2। बेटा चारों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा, चारों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब मैं तुम्हें ओरली क्वेश्चन सोल्व करना बता रहा हूं, इसके ओरली क्वेश्चन सोल्व करना, बिना पेन चलाए कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे बेटा, है ना। बिना पेन चलाए आधी से ज्यादा कैलकुलेशन, आधी से ज्यादा चीजें दिमाग में चलनी चाहिए अपने। बेटा मान लीजिए मैंने बोला क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप बोलते दिमाग में क्या आना चाहिए, 13579, क्या आना चाहिए, 13579। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है बेटा, 13579। ये 13579 किसके गुणनफल, v/4l, 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 v/4l। बोलो। ओपन ऑर्गन पाइप दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 4 6 किसके गुणनफल, v/2l, 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 v/2l। और बेटा ओवरटोन से जाना हमेशा ध्यान रखिए। जैसे वो बोलेगा तुमसे, मान लीजिए क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में उसने बोला क्लोज 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 मतलब विषम गुणनफल वाला। तो बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5वां ओवरटोन है, कितना ओवरटोन है, 5वां, क्लोज ऑर्गन पाइप का 5वां अधिस्वर, क्लोज ऑर्गन पाइप का 5वां अधिस्वर। हां बेटा v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है बेटा, v वेलोसिटी है बेटा। क्लोज ऑर्गन पाइप का 5th ओवरटोन, 5वां अधिस्वर। तो बेटा क्लोज में तो क्या ओड नंबर आते हैं क्या, ओड नंबर चलता है क्या बेटा, ओड नंबर चलता है क्या। तो अगर बेटा मैं 5 नंबर बोल रहा हूं, इसका मतलब 11वीं सन्नादि आएगी, 2m+1 आता है ओड के लिए। बेटा 5 का मतलब 2m+1 करना है, 5वां अधिस्वर मतलब बेटा कितना, 11वीं सन्नादि आएगी, 2m+1, m की जगह 5 लिखो। हां बेटा जी 11v/4l, 11v/4l। समझ गए हो क्या बेटा, मेरी बात को समझ गए हो क्या। अच्छा अगर तुम ये भी भूल जाओ कि 5 ओवरटोन का मतलब 2m+1 11वीं सन्नादि होगी, ऐसे भी भूल जाओ बेटा, तो फिर लाइन से लिखो, लाइन से लिख दो, सबको सबको लाइन से लिख दो। देखना बेटा मेरी ट्रिक, मान लीजिए मैं भूल जाऊं कि ओवरटोन की टर्म में फॉर्मूला क्या होता था। बेटा बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को, मैं भूल जाता हूं कि ओवरटोन की टर्म में फॉर्मूला क्या होता था, तो बेटा लाइन से लिखो सबको। बोलो v/4l का कितना गुणनफल, v/4l का कितना गुणनफल, 1 3 5 7 9 11 13 15। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, ओवरटोन चाहिए, क्या चाहिए बताओ। ये वाली तो कौन सी आवर्ती हो जाएगी, मूल आवर्ती। ये तो कौन सी होगी, मूल। ये कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो जाएगा क्या, बोलो। बोलो बेटा बोलो। बोलते नहीं हो, हां ना कुछ भी नहीं बोलते हो। ओके फिर ठीक है, चलता हूं अब मैं आगे, है ना।
तो बेटा इन चीजों को याद रखना है ना, इन चीजों को याद रखना है ना, ये 4 चीजें याद रखने की है। और ऐसे क्लोज ऑर्गन पाइप में भी बेटा कितनी चीजें याद रखने की? 4। क्लोज ऑर्गन पाइप में भी कितनी चीजें थी याद रखने की? 4। बेटा इन चारों को याद रखना है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी और ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी। बेटा इसके बाद में आता है अपने पास सिरा संशोधन। क्या आता है बेटा? सिरा संशोधन। क्या आता है बेटा? सिरा संशोधन। सबसे पहली बात ध्यान, हाँ बेटा आज ये चैप्टर करने का ही टारगेट है अपना, है ना, ये चैप्टर करने का ही टारगेट है। अब बेटा इसके बाद में सिरा संशोधन की बात करते हैं। सिरा संशोधन क्या होता है बेटा? सिरा संशोधन कौन से सिरे पे होता है? सिरा संशोधन बेटा होता कहां पर है? ओपन एंड पर होता है। सिरा संशोधन कहां पे होता है बेटा? ओपन एंड पर, खुले सिरे पे होता है, मुक्त सिरे पे होता है। तो बेटा मुक्त सिरे पे अपन एंटी नोड की पोजीशन जहां मानते हैं वहां नहीं होकर कहां होती है बेटा? उससे थोड़ी सी ऊपर होती है। वहां नहीं होकर बेटा उससे थोड़ी सी क्या होती है? ऊपर होती है। जो एंटी नोड की पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं, तो बेटा वो एंटी नोड की पोजीशन एग्जैक्ट खुले सिरे के वहीं पे नहीं होती, खुले सिरे से थोड़ी सी बाहर होती है, थोड़ी सी बाहर। समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को? तो बेटा इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है सिरा संशोधन में, सिरा संशोधन में पहला क्वेश्चन ही किसका बनता है? कारण का बनता है। कारण किसका? कारण क्या है? सिरा संशोधन का कारण क्या है? तो बेटा एक कारण लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका कारण ये लिखा हुआ है, ये याद रहना जरूरी है बेटा। देखो ये याद रहना जरूरी है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है। सिरा संशोधन का कारण, जड़त्व के कारण प्रस्पंद आर्गन पाइप के प्रस्पंद मतलब एंटी नोड की बात कर रहा हूं बेटा, एंटी नोड ऑर्गन पाइप के खुले हुए सिरे से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, तो इसे सिरा संशोधन कहते हैं। इसका मतलब, इसका कारण क्या बताया गया बेटा? जड़त्व, कि जब तरंग गति कर रही है तो खुले सिरे पे कोई दरवाजा तो है नहीं कि वहीं की वहीं रुक जाएगी फिक्स। जड़त्व के कारण थोड़ी सी किधर भी निकल जाती है, बाहर भी निकल जाती है। कारण क्या है बेटा? गति का जड़त्व। कौन सा कारण है बेटा? गति का जड़त्व। कारण क्या है बेटा? गति का जड़त्व, तरंग की गति का जड़त्व बेटा, तरंग की गति का जड़त्व। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा कारण इसका, गति का जड़त्व। बस में बैठे हैं, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा दिए जाए, अचानक से ब्रेक लगा दिए जाए, तब भी अपन थोड़ा किधर जाते हैं? आगे जाते हैं। यह गति का जड़त्व है बेटा, यह गति का जड़त्व है। चलती हुई बस में बैठे हैं अपन बस चल रही है, अपन उसमें बैठे हुए हैं, अचानक ब्रेक लगा दिए जाएंगे तो भी वहीं के वहीं नहीं रुक जाएंगे, थोड़ा किधर जाएंगे? आगे जाएंगे बेटा, यह गति का जड़त्व है। तो इसका कारण क्या है बेटा? तरंग गति का जड़त्व, तरंग की गति का जड़त्व। याद रहेगी बेटा जी बात। अच्छा बेटा जी अब दूसरी बातें कर लेता हूं, है ना, दूसरी बातें कर लेता हूं। अच्छा बेटा क्या था, मैं अभी तक जो पाइप था, पाइप की लंबाई क्या लिख रहा था? एलई लिख रहा था क्या? पाइप की लंबाई एलई लिख रहा था क्या? पाइप की लंबाई एलई लिख रहा था क्या? फिर उस एल लंबाई को बेटा लेमडा की टर्म में लिख रहा था। मैं लेमडा या जो भी वेवलेंथ थी उसको वहीं पे खत्म मान रहा था एग्जैक्ट पाइप की। पर अब मुझे पता है बेटा एग्जैक्ट वो पाइप क्या खत्म नहीं होगी, पाइप से किधर निकलेगी? बाहर निकलेगी। तो जो बेटा लेमडा बाई 4 लिख रहा था, वो लेमडा बाई 4 को मैंने एल लिखा था। क्लोज ऑर्गन पाइप का पहला केस देखोगे तो इस लेमडा बाई 4 को बेटा कितना लिखा था? एल। पर मुझे पता है लेमडा बाई 4 केवल एल तक ही नहीं है बेटा, इससे ई और ऊपर है, ई और ऊपर है। तो बेटा यहां जाके पूरा लेमडा बाई 4 कंप्लीट होता है, यहां जाके बेटा पूरा लेमडा बाई 4 कंप्लीट होता है। हां, तरंग अपनी गति के कारण वहां से थोड़ा सा आगे निकल जाती है। भाई वेव ट्रेवल कर रही है, अपन साउंड जनरेट कर रहे हैं, साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो बेटा वो ट्रेवल वहीं का वहीं नहीं रुक जाता, उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। यह कारण होता है सिरा संशोधन का। बेटा याद रहेगी बात, एल की जगह सब जगह क्या आने लग जाएगा? एल प्लस ई। क्लोज ऑर्गन पाइप है तो बेटा ए की तरफ बढ़ेगी लंबाई, ए की तरफ बढ़ेगी लंबाई। क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इधर तो बंद है। ये एंड करेक्शन केवल कहां पे होता है बेटा? खुले सिरे पे होता है, खुले सिरे पे। तो बेटा एल की जगह क्या आ जाएगा? एल प्लस ई आ जाएगा। तो बेटा जो आवृत्तियां तुमने लिखी थी, बताओ क्लोज ऑर्गन पाइप की आवृत्तियां क्या लिखी थी? क्लोज ऑर्गन पाइप की आवृत्तियां क्या लिखी थी? V/4L, 3V/4L,
5v/4l, 7v/4l, 9v/4l, 11v/4l, 13v/4l, 15v/4l। तो नीचे जहां पे भी 4l लिख रहे हो ना बेटा, उस 4 का गुणनफल अब l नहीं रहेगा, l प्लस e हो जाएगा सब जगह। हाँ या ना बोलो। लेकिन तुम तो नहीं बोलोगे, तो फिर मैं आगे चलता हूं। अब देखो बेटा, खुला ऑर्गन पाइप है, खुला ऑर्गन पाइप है, खुला ऑर्गन पाइप है, तो बेटा दोनों तरफ ई बढ़ेगा क्या? हर खुले सिरे पे सिरा संशोधन होता है। अगर खुला सिरा एक ही तरफ है तो एक ही तरफ सिरा संशोधन होगा। बेटा ये एंटीनोड यहां नहीं बनता, इससे थोड़ा ऊपर बनता है। ये एंटीनोड यहां नहीं बनता, इससे थोड़ा ऊपर बनता है, इससे थोड़ा नीचे बनता है। मतलब इस वाले सिरे पे थोड़ा ऊपर बनेगा, इस वाले सिरे पर थोड़ा नीचे बनेगा। तो बेटा जो अपन λ/2 इज इक्वल टू एल लिख रहे थे, वो λ/2 केवल एल लंबाई का नहीं है, वो λ/2 बेटा एल प्लस 2 लंबाई का है। वो λ/2 एल प्लस 2 लंबाई का है। यहां पर है एंटीनोड, यहां पर है एंटीनोड। अब बेटा जहां पे अपन एल लिख रहे थे, जहां पे एल लिख रहे थे, उन सब जगह क्या आ जाएगा? इसमें एल प्लस 2 ही आ जाएगा क्या? एल प्लस 2 ही आ जाएगा क्या बेटा? एल प्लस 2 ही आ जाएगा क्या? बोलो। क्लोज में अगर एक तरफ ई बढ़ता है तो यहां पर कितना? दो तरफ ई बढ़ेगा, तो एल प्लस 2 ही होगा क्या? और बेटा अगर L प्लस 2 ही होगा, L प्लस 2 ही होगा, तो इसमें तो λ/2 ही तो लिखते थे। एंटीनोड एंटीनोड के मध्य की दूरी λ/2, तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2L नहीं, 2 का गुणनफल L नहीं, केवल L प्लस 2 ही होगा। और बेटा आवर्तिया क्या लिखते थे? आवर्तिया के लिए क्या लिखते थे? V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, 6V/2L, 7V/2L। V/2L का लाइन से गुणनफल आता है क्या? तो बेटा अपोन में जो L आ रहा है उसकी जगह L नहीं क्या लिखेंगे? L प्लस 2 ही लिख देंगे। नीचे जो 2L लिखते थे अपन, उस 2L की जगह 2 की जगह 2 गुणनफल L नहीं, 2 का गुणनफल क्या? L प्लस 2 ही। अब बेटा वो 4-5 प्रकार के क्वेश्चन तुमसे यहां से पूछता है, 4-5 प्रकार के क्वेश्चन तुमसे यहां से पूछेगा बेटा। 4-5 प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, है ना? वो 4-5 प्रकार के क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए बेटा। प्रथम प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो क्या बनता है? कारण। प्रथम प्रकार का क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? कारण। प्रथम जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो यहां से क्या बनता है? कारण। बेटा सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है बेटा, वो लेमडा के रिगार्डिंग। लेमडा क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। देखो लेमडा वाली वैल्यू बढ़ गई है क्या? पहले 2L थी, अब यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस 2 ही हो गई। 2 का गुणनफल केवल L नहीं है, अब L प्लस 2 ही हो चुका है। लेमडा बढ़ चुका है क्या? देखो, अरे भाई इफेक्टिव लंबाई बढ़ गई ना, इफेक्टिव लंबाई बढ़ गई तो लेमडा भी बढ़ गया। और बेटा लंबाई बढ़ गई, लेमडा बढ़ गया। थर्ड चीज पूछी जाएगी आवर्ती बेटा। थर्ड चीज क्या पूछी जाएगी? आवर्ती पूछी जाएगी। क्या बेटा थर्ड चीज जो आवर्ती है, ये आवर्ती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी क्या? बोलो बेटा, कम हो जाएगी क्या आवर्ती? देखो आवर्ती कम हो गई ना भाई, आवर्ती कम हो गई। पहले V/2L था, अब नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई, V/L प्लस 2 ही हो गई। नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई मतलब आवर्ती क्या हो गई बेटा? कम हो गई, इफेक्टिव लंबाई बढ़ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। ओपन में L प्लस 2 ही, क्लोज में L प्लस ई। बेटा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, अगर ई की वैल्यू पूछी जाए, तुम्हें रेडियस दे दी जाए, डायमीटर दे दिया जाए, रेडियस दे दी जाए, डायमीटर दे दिया जाए, ऑर्गन पाइप की रेडियस, ऑर्गन पाइप का डायमीटर, ऑर्गन पाइप की रेडियस डायमीटर अभी कहीं काम नहीं आया। ऑर्गन पाइप की रेडियस और डायमीटर केवल किसमें काम में आ रहा है? ई पता करने में काम में आ रहा है, वरना तो केवल लंबाई की टर्म में लिख रहे थे सब चीजें। ऑर्गन पाइप की लंबाई से मतलब था केवल,
उसकी चौड़ाई से गोलाई से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन एंड करेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गन पाइप की रेडियस पे, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है। तो बेटा ये फॉर्मूला जो चौथे नंबर का जो चीज है वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ नंबर वाली चीज, ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है। और बेटा पांचवी बात जो याद रखोगे बेटा, हाँ आकांक्षा बेटा तुम्हारी बात, आकांक्ष जो भी नाम है तुम्हारा बेटा, सही बात है तुम्हारी, है ना। ओपन में L+2E, क्लोज में L+E। L+1 नहीं बेटा, L+E लिखो, L+1E या फिर L+E लिखो केवल, है ना। अच्छा और सुनिए बेटा मेरी बात को, है ना। जैसे मान लो मैं कभी किसी ऑर्गन पाइप में तुम्हें, किसी ऑर्गन पाइप की लंबाई के साथ साथ बेटा तुम्हें त्रिज्या भी दे देता हूं। किसी ऑर्गन पाइप के लिए, किसी ऑर्गन पाइप की मैंने लंबाई के साथ साथ बेटा तुम्हें त्रिज्या भी दे दी, लंबाई के साथ साथ तुम्हें त्रिज्या भी दे दी। अगर मैं ऑर्गन पाइप की त्रिज्या का भी जिक्र कर दूं बेटा, त्रिज्या का भी जिक्र कर दूं, तो बेटा इसमें अंडरस्टूड है कि वो तुमसे फॉर्मूला केवल V/4L नहीं लगवाना चाहता, अब वो V/4L+E लगवाना चाहता है। वो जब भी अगर बेटा तुम्हें ऑर्गन पाइप की त्रिज्या दे दी जाए तो फॉर्मूला बेटा E वाला लगाना है, फॉर्मूला E वाला लगाना है। पांचवी बात जो याद रखोगे बेटा, पांचवी बात जो याद रखोगे, जब भी त्रिज्या दी जाए, जब भी क्या दी जाए, जब भी ऑर्गन पाइप की त्रिज्या दी जाए, त्रिज्या या व्यास दिया जाए तो फॉर्मूला E वाला लगाना है, फॉर्मूला E वाला लगाना है, E वाला लगाना है, E वाला लगाना है। देखो पहले ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप अपन ने बिना ई के पढ़े, सिंपल एल की टर्म में, V/4L, 3V/4L, 5V/4L। है बोलो डन, समझ रहे हो मेरी बात को। कौन सा छोड़ना है और कौन सा नहीं। ठीक है बेटा जी, फॉर्मूले क्लियर हो गए। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले क्लियर है सभी को। ये लीजिए बेटा जी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, है ना। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं पहले आराम से। ओपन ऑर्गन पाइप है क्या, जिससे बेटा क्वेश्चन में ओपन ऑर्गन पाइप पड़ा, दिमाग में क्या आना चाहिए, V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ये लंबाई दी हुई है बेटा, और मूल आवर्ती कितनी दी हुई है, V/2L की वैल्यू है। मूल आवर्ती मतलब क्या, V/2L। यदि ध्वनि का वेग इतना हो तो सिरा संशोधन ज्ञात कीजिए। बेटा ऑटोमेटिक उसने सिरा संशोधन का जिक्र कर दिया, इसका मतलब बेटा फॉर्मूला सिरा संशोधन वाला ही लगाओगे क्या, फॉर्मूला सिरा संशोधन वाला ही लगाओगे क्या बेटा। देखो फॉर्मूला सिरा संशोधन वाला ही लगाओगे क्या बेटा। अच्छा बेटा कौन सा है, ओपन है क्या, ओपन है तो मतलब दोनों तरफ एंटी नोड बनेंगे, 2E ऐड होगा क्या बेटा, 2E ऐड होगा क्या। बेटा मैं सब कुछ याद करने का नहीं बोल रहा हूं, पहले तुम्हें पूरा समझा रहा हूं। पूरा समझने से अगर तुम्हें समझ में आ जाए, डायरेक्ट मेथड से समझ जाओ। मैं पूरा याद करने का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बेटा कुछ कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। हर चीज को दोबारा से डेराइव करने नहीं बैठेंगे बेटा, नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम में डेराइव करने नहीं बैठ सकते बेटा। टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर इनमें से कुछ बातें अपन भूल जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वो बात मुझे याद नहीं रही, केवल उसी चीज का डेरिवेशन करना होता है। एग्जाम में केवल 1-2 क्वेश्चन के लिए, 2-3-4 क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन करना पड़ा, वो भी 2-2, 1-1, 2-2 मिनट का हो, वो करना पड़ा तो ठीक होता है बेटा। लेकिन अगर कोई लंबा सा डेरिवेशन है, अगर वो भूल गए, उसका फॉर्मूला भूल गए, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना बेटा, इसलिए बोलता हूं याद करने का।
और बेटा मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, जहां भी तुम्हें चीज याद करनी रहेगी स्टार मार्क कर देता हूं मैं, तो नोट्स में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जो चीज याद करनी होगी वो स्टार मार्क की हुई है। अच्छा देखिए बेटा, देखो मुझे ये पता है ओपन ऑर्गन पाइप है, तो जो फॉर्मूला होता था फ्रीक्वेंसी का, बेटा वो V/2L होता था क्या, V/2L। तो बेटा मैं V/2L नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, L+2E लिखूंगा बेटा जी, L+2E लिखूंगा। देखो बेटा n की वैल्यू कितनी दी हुई है 340, V की वैल्यू कितनी दी हुई है 340, ये n की जगह भी 340, ये V की जगह भी 340, ये 2 की जगह 2, बेटा लंबाई क्या लिख दूं 44, और 44 प्लस क्या लिख दूं बेटा 2E लिख देता हूं। इससे ये निपट लिए बेटा जी, यहां पर तो 1 आ गया। अब देखिए बेटा जी कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 44 प्लस 2E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। यहां से बेटा जी बोलिए E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 88। अच्छा ये मीटर वगैरह में सेंटीमीटर वगैरह का दिक्कत हो गया है, अच्छा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये, है ना, सेंटीमीटर मीटर की दिक्कत हो गई, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा बेटा 88, 88 प्लस 4E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1। लेकिन बेटा ये सेंटीमीटर मीटर की दिक्कत हो गई इसमें ना, सेंटीमीटर मीटर में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं, इसको 0.44 लिख लो बेटा, मीटर में हो जाएगा, क्या लिख लो इसको 0.44, ये लीजिए बेटा जी इसको 0.44 कर दिया है ना, हाँ 0.44 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। अच्छा बेटा यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.88 प्लस 4E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, यहां से 4E इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0.12, इधर भेजेंगे उसको 0.88 को माइनस करेंगे, यहां से बेटा जी जो E आएगा वो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.03 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिरा संशोधन कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर है ना, ये मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना बेटा, है ना। बाकी फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। अनुनाद नली प्रयोग बेटा, अनुनाद नली प्रयोग, अनुनाद नली प्रयोग बेटा, अनुनाद नली प्रयोग। अनुनाद नली प्रयोग क्या होता है बेटा, यह परिवर्तित लंबाई का बंद ऑर्गन पाइप होता है, इसकी लंबाई को द्रव के स्तर को परिवर्तित करके बदला जा सकता है बेटा। ये जो ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप का एक्सपेरिमेंट है अनुनाद नली, जो ऑर्गन पाइप अपन ने पढ़े थ्योरेटिकली बेटा उनका एक्सपेरिमेंट है अनुनाद नली। तो बेटा जब अपन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है बेटा कि एक ट्यूब होती है, एक ऑर्गन पाइप होता है बेटा, ऑर्गन पाइप होता है, ऑर्गन पाइप में बेटा नीचे लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है बेटा लिक्विड, और लिक्विड को बेटा अप डाउन किया जा सकता है, लिक्विड को अप डाउन किया जा सकता है। और बेटा जब अपन लिक्विड को अप डाउन करते हैं तो बेटा इसकी इफेक्टिव लंबाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। ऑर्गन पाइप की इफेक्टिव लंबाई बढ़ती रहती है, घटती रहती है। अच्छा एक तरफ लिक्विड भरा हुआ है बेटा, नीचे की तरफ अगर द्रव भरा हुआ है तो जो ऑर्गन पाइप होता है ये बंद ऑर्गन पाइप की तरह व्यवहार करता है। बंद ऑर्गन पाइप ऊपर से तो खुला हुआ है लेकिन नीचे द्रव है, तो किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा, बंद ऑर्गन पाइप की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा, बंद ऑर्गन पाइप की तरह। नहीं बेटा थर्मोमीटर नहीं, थर्मोमीटर में जो लिक्विड अप डाउन होता है बेटा वो टेम्परेचर की वजह से होता है। यहां पे बेटा अपन मैन्युअली करते हैं इसको, लिक्विड को अप डाउन, अपनी इच्छा हो जितनी लंबाई कर सकते हैं इसकी ऑर्गन पाइप की। थर्मोमीटर में बेटा टेम्परेचर की वजह से होता है वो, यहां पर बेटा मैन्युअली होता है, अपन करते हैं लिक्विड का लेवल अप डाउन, जितनी अपन को जरूरत होती है उसको अप डाउन करते रहते हैं अपन। तो बेटा एक क्लोज पाइप हो गया, बिल्कुल सही बात है, क्लोज पाइप हो गया बेटा, क्योंकि नीचे क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, नीचे तो बंद सिरा आ गया बेटा, नीचे तो बंद सिरा आ गया, तो क्या हो गया, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। ऊपर ही तो खुला हुआ सिरा है बेटा केवल, तो ये किसकी तरह हो गया, क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह।
यहां द्रव का कार्य केवल दृढ़ सिरा उत्पन्न करना है। देखो क्लियर लिखा हुआ है, द्रव का कार्य केवल क्या है बेटा, दृढ़ सिरा उत्पन्न करना। द्रव की प्रकृति बदलने पर अनुनाद की स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव तुमने पानी भरा हुआ है उससे भी कोई मतलब नहीं है, द्रव तुमने शहद भर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, द्रव तुमने दूध भर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, द्रव तुमने चाय भर दी उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे, केवल कि खाली जगह कितनी बची हुई है, पाइप की इफेक्टिव लंबाई कितनी रह गई है, उस लंबाई से मतलब होता है बेटा। फॉर्मूले में केवल लंबाई आती है, खाली पाइप की लंबाई, खाली जगह की लंबाई। नीचे द्रव क्या भरा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, वो केवल क्लोज, एक एंड को क्लोज करने के काम आ रहा है बेटा। तुम्हारी इच्छा हो पानी भर दो, तुम्हारी इच्छा हो चाय भर दो, द्रव के रूप में कुछ भी भर दो। अनुनाद नली के उत्पन्न कंपन प्रणोदित होते हैं। यहां स्वरित्र चालक की भांति तथा नहीं चालित की तरह काम करता है। अर्थात कंपन स्वरित्र से नहीं नली में स्थानांतरित होते हैं, स्वरित्र से नली में स्थानांतरित होते हैं। बेटा अनुनाद नली के ऊपर एक स्वरित्र लगाया जाता है, अनुनाद नली के ऊपर एक स्वरित्र लगाया जाता है। उस स्वरित्र की आवृत्ति फिक्स होती है। मान लीजिए मैं 200 हर्ट्ज की खरीद लाया तो 200 हर्ट्ज ही उत्पन्न करेगा बेटा। बेटा थर्मोमीटर में पारा ऊपर नीचे कैसे जाता है, थर्मोमीटर में पारा ऊपर नीचे कैसे जाता है, अपने आप थोड़ी जाता है बेटा, टेम्परेचर की वजह से जाता है, टेम्परेचर की वजह से जाता है। अब मान लो एक तुमने पाइप ले रखा है, उस पाइप को तुम पानी की बाल्टी में डुबो रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, पानी की बाल्टी में अप डाउन, तो बेटा वो कोई टेम्परेचर की वजह से थोड़ी हो रहा है, उसको तुम मैन्युअली कर रहे हो, अपने हाथ से कर रहे हो बेटा। थर्मामीटर में बेटा जो लिक्विड अप डाउन होता है बेटा वो टेम्परेचर की वजह से होता है। यहां पर बेटा टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। यहां पर मुझे जितनी लंबाई करनी हो उतनी कर सकता हूं, मैं उतना लिक्विड का लेवल बढ़ा घटा सकता हूं। अनुनाद नली के सिद्धांत पर आधारित है। चालक की आवृत्ति चालित की किसी सन्नादी आवृत्ति के बराबर होती है, वही कहानी है बेटा। देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट पे आते हैं अपन डायरेक्ट। सबसे पहली चीज याद रखोगे, इसको काम में क्यों लिया जाता है, ये क्या पता करने में काम में आती है। देखो इसका उपयोग क्या, ध्वनि का वेग, इसका आप क्या बेटा, ध्वनि का वेग, तरंग दैर्ध्य तथा सिरा संशोधन के लिए किया जाता है। बेटा ये मुझे ये बताओ कि ध्वनि के वेग और तरंग दैर्ध्य के लिए और कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ध्वनि का वेग और तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था। चैप्टर वाइज नहीं, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो एक लास्ट में एक स्लाइड में, 2 स्लाइड में पूरे फॉर्मूले लिख दूंगा, पूरे चैप्टर के, पूरी कहानी खत्म कर दूंगा, बस मस्त रहो। अच्छा बेटा बोलो इसको पता है, ध्वनि का वेग और तरंग दैर्ध्य पता करने के लिए क्या क्विंक नली, क्विंक नली, क्विंक नली प्रयोग, क्विंक नली प्रयोग, अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग पता करने के लिए क्विंक नली प्रयोग। प्रयोग की बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट की, कंसेप्ट जो पढ़े उनकी बात नहीं कर रहा। प्रयोग कौन कौन से पढ़े, क्विंक नली प्रयोग पढ़ा है, व्यतिकरण के लिए पढ़ा था वो। उसमें कौन सा कंसेप्ट काम आता था, व्यतिकरण वाला कंसेप्ट काम आता था ध्वनि का वेग पता करने के लिए, और लैम्डा पता करने के लिए।
यहां पर कौन सा कंसेप्ट काम में आता है? अनुनाद वाला कंसेप्ट काम में आता है, स्टैंडिंग वेव वाला कंसेप्ट काम में आता है। बेटा लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है और जो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा है। उस लोचे को क्लियर करता हूं मैं ना, उस लोचे को क्लियर करता हूं तो मैं डिफरेंस बताता हूं दोनों में, किस रेजोनेंस ट्यूब में और जो पाइप अपन पढ़ रहे थे उनमें बेटा लोचा क्या था, उनमें डिफरेंस क्या है। उनमें मेनली थोड़ा सा लोचा है बेटा, एक चीज का लोचा है, वो लोचा बहुत कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, है ना। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं बेटा तुम्हें, है ना, सुनना मेरी बात को। जिससे बेटा अपन देखो, अपन पहले क्या लूप की लंबाई को बढ़ा देते थे या घटा देते थे? क्या लूप की लंबाई को बढ़ा देते थे या घटा देते थे? क्या आवृत्ति को कम या ज्यादा कर देते थे? क्या N1 की वैल्यू कम थी, N2 की वैल्यू ज्यादा थी, N3 की वैल्यू और ज्यादा, N4 की वैल्यू और ज्यादा आ रही थी? क्या N1 V/4L तो N2 3V/4L, N3 क्या 5P/4L? बोलो, आवृत्ति क्या बढ़ती जा रही थी? क्या लूप की लंबाई छोटी बड़ी होती जा रही थी? क्या हाँ बोलो। तो बेटा अलग अलग आवृत्तियां पता करी थी, लंबाई क्या थी? सेम। लंबाई क्या रखी थी? सेम। हर बार पाइप की लंबाई क्या थी? सेम। उसी में लूप की लंबाई को बढ़ा दिया, घटा दिया, लूप की लंबाई को बढ़ा दिया, घटा दिया, लेमडा को बढ़ा दिया, घटा दिया, फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा मिली? लेमडा कम करते गए, लेमडा कम करते गए, लूप की लंबाई कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, आवृत्ति ज्यादा आती गई, ज्यादा आती गई, ज्यादा आती गई। N = V/λ। लेमडा कम करता गया, आवृत्ति क्या आती गई? ज्यादा आती गई। लेकिन बेटा इस वाले में रेजोनेंस ट्यूब में एन भी फिक्स है और लेमडा भी फिक्स है, एन भी फिक्स है और लेमडा भी फिक्स है। बेटा वो एन और लेमडा फिक्स कैसे है? मैं दुकान से एक स्वरित्र खरीद के लाया हूं, दुकान से एक स्वरित्र खरीद के लाया हूं, इसका लेमडा भी फिक्स है और एन भी क्या है बेटा? फिक्स है। क्योंकि नली में भी एन क्या होता था? फिक्स होता था। दुकान से ही खरीद के लाया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? फिक्स होती थी। यहां पे बेटा एक स्वरित्र खरीद के लाया हूं, उसकी भी आवृत्ति क्या है? फिक्स है। उसका लेमडा क्या है? फिक्स है बेटा, उसका लेमडा फिक्स है। तो बेटा अगर लेमडा फिक्स है तो लेमडा को तो मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता, लेमडा तो इतनी लंबाई का बनेगा। तो बेटा मैंने बोला कि फिर एक बार तो यहां पे मुझे साउंड सुनाई देगा, जब यहां पर नोड बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा? एंटी नोड। फिर बेटा सेकंड टाइम साउंड कब सुनाई देगा? सेकंड टाइम साउंड कब सुनाई देगा? बेटा अब इतनी सी लंबाई में मैं ज्यादा लूप नहीं बना जा सकता, बेटा मैं लूप की लंबाई को कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा लूप की लंबाई तो यही रखनी पड़ेगी। फिर बेटा मैं चाहता हूं कि यहां पर एंटी नोड और नीचे क्या बने? नोड बने। तो मैंने कहा बेटा अगर लूप की लंबाई को अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते तो फिर इस पाइप के पानी को क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए, ताकि एक लूप का स्पेस और मिल जाए इसको, एक लूप का स्पेस और मिल जाए उसको। तो बेटा यहां लंबाई को कम ज्यादा करते हैं, वहां लंबाई फिक्स थी, लंबाई फिक्स थी, लेमडा कम ज्यादा करते थे। यहां लेमडा फिक्स रहेगा, लंबाई कम ज्यादा होगी। बेटा पहले ऑर्गन पाइप में लंबाई हर बार एल एल एल, लेकिन लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 लिखा, N1, N2, N3 लिखा। यहां पर N और लेमडा तो फिक्स रहेगा, लेकिन लंबाई बदलेगी। यहां पर क्या लिखोगे? लंबाई L1, यहां पर लंबाई क्या हो गई? L2, बढ़कर कितनी हो गई बेटा? L2 हो गई। देखो यहां पर N वगैरह को अपन चेंज नहीं कर सकते, लेमडा को चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा सेम एक पर्टिकुलर लेमडा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अपन कोई स्रोत लेके आए, कोई स्वरित्र लेके आए, तो बेटा फर्स्ट टाइम पर वो कंपन कब देगा? फर्स्ट टाइम पर वो कंपन कब देगा? बेटा जितना लेमडा उसका है उतनी लेमडा की वेव जाएगी। तो बेटा जब मैं खाली कितना खाली कर दूं कि एग्जैक्ट बेटा आधा लूप जितनी जगह हो जाए, यहां पर नोड बन जाए, यहां पर एंटी नोड बन जाए, इतनी जगह खाली हो गई बेटा, तो क्या साउंड सुनाई देने लग जाएगा। फिर लिक्विड का लेवल और कम करते जाते हैं, और कम करते जाते हैं, और कम करते जाते हैं। फिर एक लूप जितनी जगह और खाली कर दी बेटा, तो फिर से तेज साउंड सुनाई देता है अपन को, फिर से तेज साउंड सुनाई देता है। बेटा मैं लंबाई को स्टार्टिंग में मैंने 0 रखा, पूरी भरी हुई थी रेजोनेंस ट्यूब। बेटा मैं खाली करता गया, खाली करता गया, खाली करता गया। समझना बेटा मेरी बात
को। यहां पे मैंने बोला कि ये भरा हुआ है, ये लिक्विड का लेवल यहां तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है बेटा, पूरा भरा हुआ है, लिक्विड का लेवल पूरा भरा हुआ है बेटा। यहां से जो मैंने स्वरित्र लगाया, उस स्वरित्र की आवर्ती और लेमडा क्या है, फिक्स है। उस स्वरित्र की आवर्ती और लेमडा क्या है, फिक्स है। तो बेटा उस स्वरित्र और उसका लेमडा बनना स्टार्ट हुआ। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम केवल मान लीजिए इतना सा खाली किया, इतना सा खाली किया, इतना सा खाली किया, तो बेटा यहां पर मान लीजिए ये वेव ऐसे बन गई, लेमडा ऐसे बन गया बेटा। देखो इस जगह पर इसका एंटी नोड नहीं बन पाया, एंटी नोड नहीं बन पाया बेटा। इसका मतलब जो ये आवर्ती थी अब इसकी मूल आवर्ती से मैच नहीं हुई है। इसका मतलब यहां पर मुझे साउंड सुनाई नहीं देगा बेटा। ये लेमडा कम ज्यादा नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, एन की वैल्यू फिक्स रहेगी बेटा। तो मैं इस लंबाई को एडजस्ट कर रहा हूं, लंबाई को एडजस्ट कर रहा हूं अब की बार। फिर बेटा मैंने बोला कि थोड़ा और खाली किया, थोड़ा और खाली किया, थोड़ा और खाली किया, थोड़ा और खाली करते बेटा यहां पर क्या बन गया, नोड बन गया। देखो बेटा ऐसी स्थिति आ गई। और बेटा यहां पे अब मैं बोलूंगा कि अब ये लंबाई जो हो चुकी है, समझ गए हो तुम मेरी बात को, समझ गए हो बेटा मेरी बात को, मेरी बात को समझ चुके हो क्या तुम लोग? तो बेटा सिंपल सी दो इक्वेशन याद रखोगे अब, है ना। सिंपल सी दो इक्वेशन याद रखोगे। सारी कहानी के ट्विस्ट को छोड़ के लास्ट में सिंपल दो इक्वेशन पे आता हूं बेटा। कि जो पहली लंबाई होती है, पहली लंबाई फर्स्ट टाइम जब मुझे साउंड सुनाई देता है, फर्स्ट टाइम जब मुझे साउंड सुनाई देता है, तो कब सुनाई देता है बेटा, मैं कितनी लंबाई खाली कर दूं, लेमडा बाई 4। कितनी लंबाई खाली कर दूं, लेमडा बाई 4। सेकेंड टाइम पर साउंड कब सुनाई देगा, जब मैं लंबाई खाली, कितनी लंबाई खाली कर दूं बेटा, 3 लेमडा बाई 4। L2 इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4। जब लंबाई को खाली करते करते 3 लेमडा बाई 4 जितना हो गया, तब वापस से साउंड सुनाई देगा तेज। फिर जब खाली करते करते 5 लेमडा बाई 4 हो गया, फिर से तेज साउंड सुनाई देगा। तो बेटा दो इक्वेशन लिखी जाती है, केवल दो इक्वेशन याद रखेंगे इसके लिए। इसके लिए बेटा केवल दो इक्वेशन याद रखेंगे। दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, दोनों इक्वेशन रेजोनेंस ट्यूब के लिए दोनों इक्वेशन। दो इक्वेशन कौन सी याद रखोगे बेटा? फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई। लेमडा बाई 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू क्या बेटा, L2 प्लस ई। बेटा ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये दो इक्वेशन से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पहली लंबाई क्या, फर्स्ट टाइम जब साउंड सुनाई देगा वो वाली खाली लंबाई क्या रहेगी, लेमडा बाई 4। फर्स्ट टाइम रेजोनेंस कब होगा, जब लंबाई खाली होते होते किसके बराबर हो जाए, लेमडा बाई 4 के बराबर हो जाए। सेकंड टाइम रेजोनेंस कब होगा, जब लंबाई खाली होते होते बेटा 3 लेमडा बाई 4 के इक्वल हो जाए। फिर थर्ड टाइम कब होगा, जब लंबाई खाली होते होते 5 लेमडा बाई 4 के इक्वल हो जाए। इन सब कंडीशन में बेटा ऊपर नोड बन रहा होगा और नीचे क्या बन रहा होगा, ऊपर एंटी नोड बन रहा होगा, नीचे क्या बन रहा होगा, नोड बन रहा होगा। बेटा दो इक्वेशन याद रखोगे। अब बताओ तुम्हें क्या क्या पता करना है, लेमडा पता करना है क्या, सिरा संशोधन ई पता करना है क्या बेटा, सिरा संशोधन ई। देखो बेटा ये सिरा संशोधन ई पता करना है क्या, देखो बेटा ये क्या दो इक्वेशन दिख रही है क्या, दो इक्वेशन में दो अननोन है क्या, लेमडा अननोन और ई अननोन। बेटा दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन। देखिए बेटा जी दो इक्वेशन दो अननोन दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए बेटा जी पहली इक्वेशन क्या थी, लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू क्या बेटा, L1 प्लस ई। दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। ये बेटा दूसरी इक्वेशन थी। बेटा यहां से अगर तुम्हें लेमडा पता करना है, लेमडा पता करना है, तो लेमडा पता करना है तो या तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, लेमडा पता हो जाएगा। और अगर बेटा ई पता करना है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सबसे पहले डिवाइड कर देता हूं, 2 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया बेटा, 1 कर दिया। 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 3/1। देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो 3/1। इधर कितना आएगा बेटा, L2 प्लस ई।
इधर कितना आएगा बेटा L1 प्लस ई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3L1 प्लस 3E, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा L2 प्लस ई को एक तरफ ले आइए बेटा, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L2 माइनस 3L1, L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2, देखो बेटा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बेटा अगर ये ई पता कर लिया, डिवाइड कर दिया, अच्छा बेटा अगर तुम्हें ई को एलिमिनेट करना है, लेमडा पता करना है, तो ई को एलिमिनेट करने के लिए 2 में से किसको माइनस कर दो बेटा 1 को, 2 में से 1 को माइनस कर दो। ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए थी बेटा ई के लिए, ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए थी बेटा ई के लिए। अब बेटा लेमडा की कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेमडा की, तो बेटा लेमडा के लिए क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। दोनों इक्वेशन को बेटा अगर मैं माइनस करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा कितना बचेगा, इधर तो लेमडा बाई 2 बचेगा, इस तरफ कितना बचेगा बेटा L2 माइनस L1 बचेगा, यहां से लेमडा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 आ जाएगा। तो बेटा लेकिन मैं तो इन फॉर्मूलों को याद रखने की नहीं बोलता बेटा, मैंने तो ये बोला है रेजोनेंस ट्यूब में क्या याद रखिए, 2 इक्वेशन याद रखिए, लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई, 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। पहली लंबाई क्या होती है बेटा लेमडा बाई 4, दूसरी लंबाई क्या होती है बेटा 3 लेमडा बाई 4। अच्छा बेटा स्वरित्र की आवर्ती पता थी क्या अपन को, स्वरित्र मार्केट से खरीद के लाए थे क्या, स्वरित्र मार्केट से खरीद के लाए थे, उसकी आवर्ती पता थी बेटा। अगर उसका n पता है और बेटा यहां का लेमडा पता है तो n और लेमडा को गुणा करके v आ जाएगा क्या बेटा, n और लेमडा को गुणा करके v आ जाएगा क्या। तो बेटा ध्वनि का वेग पता करने में भी काम में आएगा क्या ये प्रयोग। देखो बेटा अगर E बराबर 0 होता, सुनना मेरी बात को, यहां से 2 केस और बनते हैं बेटा, E के 2 केस और बनते हैं यहां से, इस वाले फॉर्मूले से जो फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला अपने पास आया, यहां से E के 2 केस बनते हैं बेटा। अगर मैं तुमसे बोल दूं E बराबर क्या है 0, बेटा E बराबर 0 लिख दोगे तो L2 बराबर क्या आ जाएगा, L2 बराबर क्या आएगा 3L1। E बराबर 0 है बेटा तो L2 बराबर क्या आएगा 3L1, E बराबर 0 है तो L2 बराबर 3L1, क्योंकि फर्स्ट लंबाई लेमडा बाई 4, नेक्स्ट लंबाई 3 लेमडा बाई 4। फॉर्मूले में बेटा कैसे आएगा, देखो इस ई को इधर ले जाओगे तो बेटा 2 ही रह जाएगा ना, इस ई को इधर लेके जाओ 2 ही रह जाएगा ना बेटा, 2 ही रह जाएगा ना। फिर ई पता करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। और बेटा अगर E ग्रेटर देन क्या है 0, E ग्रेटर देन 0 है तो बेटा L2 ग्रेटर देन भी क्या होगा 3L1 होगा। देखो E अगर पॉजिटिव है, अगर E अगर पॉजिटिव है बेटा तो यहां पर कोई प्लस में वैल्यू आएगी, L2 इज इक्वल टू 3L1 प्लस समथिंग आएगा, तो L2 बेटा 3L1 से ज्यादा होगा। बेटा ये थ्योरेटिकली शायद क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नीट के एग्जाम में कभी न कभी या कोई स्टेट एग्जाम होता था, स्टेट वाला पीएमटी होता था, उसमें कहीं ना कहीं कभी न कभी पूछा हुआ है इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कब कहां पूछा हुआ है लेकिन पहले पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा। हो सकता है मेंस में पूछ लिया हो, पता नहीं कहां पूछा है, लेकिन ये एग्जाम ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है ना। देन बेटा जी कोई दिक्कत हो तो बोलिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो बेटा अपन स्टैंडिंग वेव का जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो एप्लीकेशन में बेटा ध्वनि वाला पार्ट तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। शून्य से बड़ा कर दिया जाए तो बेटा अगर ये 0 है, इससे ज्यादा है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई होगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो इस 3L1 को उधर भेजूंगा तो L2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3L1 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो L2 जो रहेगा बेटा वो 3L1 प्लस समथिंग आएगा, तो L2 3L1 से भी क्या होगा ज्यादा होगा।
हाँ बेटा, चैप्टर तो कॉम्प्लिकेटेड है ही है, चैप्टर तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, नो डाउट। लेकिन चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है ना बेटा, तो इसको तोड़ के पढ़ना चाहिए, तोड़ के पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर को तोड़ के पढ़िए, तोड़ के पढ़िए। जब एक पार्ट का क्वेश्चन आए तो उसके दूसरे पार्ट के कंसेप्ट के साथ मिक्स मत कीजिए। जब एक पार्ट का क्वेश्चन आए तो उसमें एक पार्ट के फॉर्मूले अपने दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, चलता हूं, तुम बातें करते रहो। लीजिए बेटा जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, यदि सीओपी और ओओपी की मूल आवर्ती समान हो तो उनकी लंबाइयों का अनुपात बताइए। बेटा सीओपी और ओओपी की मूल आवर्तियां, बेटा ई लेस देन जीरो नहीं हो सकता ना। ई लेस देन जीरो कैसे हो सकता है भाई, कैसी बात कर रहे हो, ई लेस देन जीरो कैसे होगा, अंदर थोड़ी चला जाएगा एंटी नोड। देखो बेटा, सीओपी और ओओपी की मूल आवर्ती समान हो, सीओपी और ओओपी की मूल आवर्ती समान है तो उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सीओपी ओओपी, तो बेटा ये एन क्लोज, सुनना बेटा जी बात को, यहां से सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा। ये तो एन क्लोज, ये एन ओपन। क्लोज के लिए तो क्या लिखते हो बेटा, V/2LC। क्लोज की लंबाई को किससे लिख रहा हूं, LC से। ओपन की उल्टा लिख दिया क्या, 4 आएगा क्या इसमें, 4 आएगा क्या, 4 आएगा क्या इसमें, क्या बेटा V/2LO ओपन ऑर्गन पाइप। देखो बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, V तो दोनों में सेम ही रहेगा ना बेटा, ध्वनि का वेग तो हवा में दोनों में एक जैसा ही रहेगा। हवा है, दोनों में हवा भरी हुई है, दोनों में हवा है, तो बेटा ध्वनि का वेग दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 332 ही रहेगा दोनों में। तो V से V क्या हो जाएगा, निपट लेगा बेटा जी। तो बेटा LC ऊपर रखना है, पहले क्लोज लिखा हुआ है तो LC को ऊपर रखना है, तो बेटा इधर LC को इधर भेज देता हूं। तो बेटा LC/LO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2/4। कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। LC/LO देख लीजिए बेटा जी, किसी को कोई दिक्कत कोई लोचा तो नहीं है। आगे चालू छू। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए शानदार जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शानदार जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2 सीओपी की नली लंबाई 30 सेंटीमीटर व 31 सेंटीमीटर एक साथ कंपन करने पर 5 बीट उत्पन्न करते हैं, तो दोनों लंबाई की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बेटा अगर ये नहीं बोल रहा कि कौन सी, तो हमेशा मूल आवृत्ति लेनी है बेटा, V/4L वाली। तो बेटा इसके लिए तो क्या लिखोगे, V/4L1। इसके लिए क्या लिखोगे, V/4L2। और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर लिख दोगे बेटा, 5 के बराबर लिख दोगे क्या। और बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, सॉल्यूशन में एक ट्रिक है बेटा। क्वेश्चन में एक ट्रिक है, सॉल्यूशन में एक ट्रिक है, इसको थोड़ा जल्दी सोल्व करने की ट्रिक है ना। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए बेटा, देखो मान लो तुमने इसके लिए लिखा कितना, V/4L1, ऐसे लिख देता हूं। देखो मैंने बोला बेटा N1 - N2 इक्वल टू कितना है, 5। N1 - N2 इक्वल टू कितना है बेटा, 5। अगर इस टाइप से चलोगे बेटा तो N1 कितना लिखोगे, V/4L1, V/4L2 इक्वल टू कितना, 5। बेटा यहां से L1 L2 भी लिख दोगे क्या, L1 L2 भी लिख दोगे क्या, L1 L2 की वैल्यू भी है क्या। फिर बेटा L1 L2 आएगा, L1 L2 लिखोगे, वहां से पहले क्या पता लगेगा, V पता लगेगा। पहले क्या पता लगेगा, V। फिर V को किसी एक टर्म में लिखोगे, तब जाके क्या आएगी बेटा, आवृत्ति आएगी। देखो
बिल्कुल v/4 कॉमन आ जाएगा, फिर L1 L2 लिखोगे पहले, लेकिन किसकी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी, फिर v की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद v/4l करोगे, तब जाके इनकी आवर्तियां आएगी। तो बेटा इस मेथड से जाने की बजाय इसमें दूसरे मेथड से जाया जाता है, दूसरे मेथड से, ताकि जल्दी आंसर आ जाए। केवल ऐसा नहीं कि उससे गलत है, उससे भी सही है, बस लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा बेटा, बस ये दिक्कत होती है। लेकिन दूसरा मेथड देखो बेटा, n1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v/4l1 लिखोगे क्या, n2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v/4l2 लिखोगे क्या बेटा। और बताओ बेटा यहां से क्या n1/n2 कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, n1/n2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, l2/l1 आ जाएगा क्या, बोलो l2/l1 आ जाएगा क्या। जो बेटा v अपना दिमाग खराब कर रहा था, बार बार बीच में पूछा ही नहीं गया है, बार बार वो आ रहा था वो सोल्व करने पे, तो बेटा ये v हट गया डायरेक्ट बीच में से। देखो अब बेटा ये मेरी समझदारी है, मुझे पता है अगर बेटा 5 बीट बन रही है तो एक फ्रीक्वेंसी n है तो दूसरी कितनी है, n+5 है, या एक फ्रीक्वेंसी n है तो दूसरी n-5 है। अब बेटा लंबाई कौन सी ज्यादा है, L2 की तरफ कितना आएगा बेटा, इधर 31 आएगा, L1 कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। तो बेटा ये N1 वाली वैल्यू क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो इधर ऊपर वाली आवृत्ति क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, n+5। नीचे क्या आएगा बेटा, n। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे काम हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे काम हो जाएगा। देखो इधर कितना आएगा, 30n प्लस 150 इक्वल टू 31n, यहां से n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 150। ये छोटी वाली आवृत्ति तो कितनी आ गई, 150, बड़ी वाली आवृत्ति क्या n+5 है क्या, तो वो कितनी आ जाएगी, 155 आ जाएगी क्या। अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर इससे तो फिर उस वाले से करते तो केवल लेंदी होता, गलत नहीं होता, गलत किसी से भी नहीं होगा, वो भी कंसेप्ट है भाई, n1 - n2 इक्वल टू 5 लिखना भी। ये लीजिए बेटा जी एक और क्वेश्चन। बेटा आप सुनना मेरी बात को, एक ऑर्गन पाइप की 3 क्रमागत अधिस्वर आवृत्तियां, देखो एक तो क्या दी, 360 हर्ट्ज, एक 600 हर्ट्ज, एक 840 हर्ट्ज। तो ऑर्गन पाइप की प्रकृति व मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बेटा बताइए क्या 360 जो भी आवृत्तियां दे रखी है, 360, 600 और बेटा क्या 840, इनका अनुपात पता कीजिए। बेटा अगर अनुपात विषम आता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे आता है तो बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप है, लेकिन अनुपात लगातार आता है 5, 6, 7 तो बेटा कौन सा है, ओपन ऑर्गन पाइप है, खुला ऑर्गन पाइप। क्लोज वाले में अनुपात क्या आते थे बेटा, 1, 3, 5 गुणनफल होते थे क्या। तो बेटा ऐसे लगातार आने वाली आवृत्तियां दे रखी हो, अगर इनका अनुपात क्या हो बेटा, इनका अनुपात क्या हो बेटा, अगर विषम अनुपात आ जाए तो बेटा क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप। अनुपात लगातार आ जाए तो क्या बेटा, खुला ऑर्गन पाइप। देखिए बेटा जी अनुपात ले रहा हूं, 60 से डिवाइड कर देता हूं, 60 से। पहले तो 0 से 0 को निपटाओ, खत्म करो काम। अब 6 से निपटाओ बेटा, 6 से, या 12 से निपटा दें, 12 से निपटाएंगे तो 3, ये कितना 5, ये कितना 7। ये लीजिए भाई साहब, कौन सा ऑर्गन पाइप है, देखिए कौन सा ऑर्गन पाइप है, कौन सा ऑर्गन पाइप है बेटा, कौन सा ऑर्गन पाइप है। अच्छा बेटा ये 3v/4l रही होगी, या 5v/4l रही होगी, 7v/4l रही होगी।
जो अनुपात 3 आ रहा है बेटा वो कितना रहा होगा 3v/4l। ये वाला क्या रहा होगा 5v/4l। ये वाला क्या रहा होगा 7v/4l। ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ये सेवंथ हार्मोनिक है। तो बेटा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इसका मतलब क्या लिखोगे 3n1 इज इक्वल टू क्या है बेटा ये 360। तो बेटा n1 इज इक्वल टू कितना रहा होगा, मूल आवृत्ति कितनी रही होगी 120 रही होगी क्या। फिफ्थ हार्मोनिक लिखते हैं तो फिफ्थ हार्मोनिक में कितनी होती है 5n1। या फिर बेटा इस वाली वैल्यू को 3v/4l लिख लेते, फिर v/4l की वैल्यू पता कर लेते, वो भी 120 ही आती v/4l। ठीक है भाई, आगे चालू छू। ये लीजिए भाई साहब, शानदार जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप मूल आवर्ती मतलब v/2l की वैल्यू है क्या भाया, ये v/2l की वैल्यू है क्या, v/2l की वैल्यू है क्या भाया, v/2l की वैल्यू है क्या। यदि ओपन ऑर्गन पाइप के 50% भाग को जल में डुबो दिया जाए तो पाइप की नई आवर्ती ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहां पे एक चीज मत भूल जाना, एक चीज मत भूल जाना कि अगर पानी को, पाइप को पानी में डुबो दिया तो लंबाई तो आधी हो ही जाएगी। भाई 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 सुनो 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 सुनो, ये गलत कर दिया, देखो ये जल्दीबाजी नहीं करनी है। लंबाई तो आधी हो ही जाएगी, लेकिन बेटा क्या ये ओपन से क्लोज भी हो जाएगा क्या, एक तरफ पानी में डुबो दिया तो ओपन से क्लोज भी तो होगा ना भाई, ओपन से क्लोज भी तो होगा ना। अगर पानी में डुबो दिया तो बेटा ओपन से क्लोज भी तो हो जाएगा, ओपन से क्लोज भी तो हो जाएगा ना। समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को, एक पाइप खुला हुआ है, अगर उसको मैं आधा पानी में डुबो दूं बेटा तो आधा तो, वो एक सिरा तो खुला हुआ रह जाएगा, लेकिन एक एंड पे पानी आ चुका है बेटा, वो बंद ऑर्गन पाइप बन चुका है, बंद ऑर्गन पाइप बन चुका है। तो देखो बेटा v/2l, v/2l इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1000। देखो बेटा ये दिया हुआ है क्या, देखो v/2l 1000 दिया हुआ है, v/2l 1000 दिया हुआ है। अच्छा बेटा v/2l, देखो v/l तो हर टर्म में आएगा क्या, चाहे v/4l लिखो, 3v/4l लिखो, v/l हर टर्म में आता है क्या, v/l हर टर्म में आता है क्या। तो बेटा v/l की वैल्यू निकाल के रख लीजिए, v/l हमेशा सूटेबल चीज है निकाल के रखने के लिए, v/l हर आवर्ती में आता है, कोई सा भी फॉर्मूला लिखो v/l हर आवर्ती में आता है। तो बेटा v/l पता करना चाहिए, जब भी ऐसे कोई वैल्यू है वहां से v/l पता करो। v/l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000, इक्वेशन नंबर 1 अच्छा बेटा अब सेकंड की, जब ये क्या बन चुका है 50% भाग डुबो दिया जाए, सेकंड स्थिति पे आ रहा हूं बेटा, सेकंड स्थिति पर क्लोज ऑर्गन पाइप बन चुका हुआ क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप बन चुका हुआ क्या, सीओपी बन चुका, सीओपी बन चुका। लंबाई कितनी रह गई, एल डैश इज इक्वल टू क्या रह गया, l/2 रह गया। अब बोलो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी एनसीओपी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, v/4l डैश लिखोगे क्या। देखो बेटा पाइप की लंबाई l डैश हो चुकी है, v/4l डैश लिखोगे क्या। देखो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है v/4l, लेकिन मुझे पता है लंबाई l नहीं बची, कितनी रह गई, l डैश रह गई है। अच्छा l डैश की जगह l/2 लिख दोगे क्या भाई, l डैश की जगह l/2 लिख दोगे क्या। देखो तो v/4l/2, ये 2 पर चला जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा v/2l आ जाएगा। एनसीओपी इज इक्वल टू कितना आएगा v/2l। तो बेटा v/2l करोगे, 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
तो v बाई टू एल की वैल्यू पहले ही अपने पास 1000, या फिर v बाई एल की लिख दो 1000, 1/2 v बाई एल। ये 1/2 बेटा, और v बाई एल कितना था बेटा 2000, तो ये 1/2 गुणा 2000, इसका मतलब कितना बेटा 1000 आवर्ती, 1000 भाया 1000। अब बेटा इससे अब फिर देखो बेटा, फिर सेम क्वेश्चन आ गया है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया है, देखना भाई, फिर सेम क्वेश्चन आ गया है। ऐसे मत कर देना v/2l1 माइनस v/2l2 इज इक्वल टू 6 लिख दो बेटा, डिफरेंस से नहीं करने यहां बीट के क्वेश्चन। ऑर्गन पाइप में जब भी बीट के क्वेश्चन आ जाए तो डिफरेंस से नहीं करने बेटा, डिफरेंस में बिना बात v कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवीजन से करो। पहली आवर्ती लिखो, दूसरी आवर्ती लिखो, फिर दोनों को डिवाइड करो बेटा, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहां पे बोलो n1 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे, v/2l1, n2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा v/2l2। अब n1 माइनस n2 बराबर 6 मत करना भाई, ये कर दिया ना तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, बिना बात 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? v को तो डायरेक्ट ही निपटा दो बेटा, अच्छा v पूछा है, अब की बार v पूछा है तो अब की बार तो v को रखना जरूरी है, v को रखना जरूरी है। अब की बार पूछा है v, अब की बार v पूछा है तो v को रखिए बेटा, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए। n1 माइनस n2 बराबर कितना आएगा 6, इसका मतलब v/2l1 माइनस v/2l2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। v को कॉमन ले लेता हूं बेटा, 1/2l1 बोलो कितना आ जाएगा 1/50, यहां पे कितना आएगा बेटा 1/51 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा ये। बेटा यहां से 50 गुणा 51 को कॉमन ले देता हूं, 50 गुणा 51 को कॉमन ले लेते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 51। बेटा यहां पर कितना आएगा 51, यहां पर कितना आएगा 50, यहां पर कितना आएगा बेटा 6, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 6 गुणा 50 गुणा 51 आ जाएगा बेटा। या फिर मैंने इनको सेंटीमीटर में रहने दिया, लेकिन जो ये वेग आएगा बेटा ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। किसमें आएगा बेटा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो बेटा देखिए v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, यहां से बेटा कितना आ जाएगा 153 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या बेटा, 153 मीटर पर सेकेंड। यदि दो पाइप की मूल आवर्ती 300 हर्ट्ज है तो सीओपी और ओपी के आवर्ती 8 वे प्रस्पंद के संगत ज्ञात करो। अब आ जाओ बेटा इस वाले क्वेश्चन पे, एंटी नोड बराबर कितने दे दिए बेटा, एंटी नोड बराबर कितने दे दिए 8, एंटी नोड बराबर कितने दे दिए 8, एंटी नोड बराबर कितने दे दिए बेटा 8। बेटा सबसे पहले सीओपी पे आ जाता हूं, सीओपी के लिए बेटा सीओपी में एंटी नोड कितने होते थे, m+1 होते थे क्या, m+1 होते थे क्या सीओपी में एंटी नोड m+1। तो बेटा 8 बराबर क्या लिख दोगे m+1, यहां से m बराबर कितना आएगा बेटा 7, m बराबर 7 आएगा तो बेटा हार्मोनिक बोलो, सन्नादी बोलो, सन्नादी, सन्नादी कितनी आ जाएगी 2m+1 मतलब 15 आ जाएगी बेटा 15, और 15 सन्नादी है तो बेटा इसका मतलब क्या आएगा, आवृत्ति क्या जाएगी, आवृत्ति क्या आ जाएगी बेटा 15n1, मूल आवृत्ति का 15 गुना, और मूल आवृत्ति कितनी दी हुई है 300, 300 का 15 गुना, इसका मतलब 4500 हर्ट्ज आ जाएगी, 4500 हर्ट्ज।
इसमें बेटा एंटी नोड, ये क्या है बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में जो बेटा एंटी नोड होते हैं, एंटी नोड 8 बराबर वो m+2 होते हैं बेटा, m+2। यहां से m बराबर कितना आएगा बेटा, 6 आ जाएगा, और m बराबर 6 आ जाएगा बेटा। इसमें m एंटी नोड है, इसमें लगातार चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 ओवरटोन का मतलब क्या होगा बेटा, 7 सन्नादि होगी। सन्नादि कौन सी आ जाएगी बेटा, 7वीं सन्नादि। सन्नादि बराबर कितना बेटा, 7। और अगर बेटा सन्नादि बराबर 7 है तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी बेटा, आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 7n1, मूल आवृत्ति का 7 गुना, इसका मतलब कितनी आ जाएगी बेटा, 2100 हर्ट्ज आ जाएगी। ये लीजिए भाई साहब। अच्छा छुट्टी कर दूं तो बेटा अब ऐसे क्या बचा हुआ है, सोनोमीटर वायर बचा हुआ है और सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है। कल के स्टार्टिंग के 45 मिनट में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा जी। और इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लग रहा था बेटा जी, थोड़ा सोच के करना पड़ता है क्वेश्चनों को, थोड़ी चीजें समझने की ज्यादा है। आगे आने वाले चैप्टर बेटा बहुत स्मूथली, बहुत जल्द जल्द कंप्लीट होते जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ओके बेटा जी, बाय टाटा। ओके बेटा जी, बाय टाटा, थैंक यू। ओके बेटा जी, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।